अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो वहां पर हमारा मकसद होता है उन विषयों पर डिस्कस करना जो कि भारत की डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जरूरी हैं, जैसे कि जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया या फिर इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया। लेकिन आपको पता है कि जितना ज्यादा हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त करते जाएंगे, जितना ज्यादा हम अपनी जरूरतों को पूरा करते जाएंगे, उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमारे पास उन वेपन सिस्टम्स को एक्सपोर्ट करने की भी होगी। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आइए आपको पता चल जाएगा। दरअसल हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अपडेट के बारे में जहां पर यह इंगित किया जा रहा है कि अब वो देश जो कि रशियन फाइटर्स को ऑपरेट करते हैं, वो पुरानी रशियन मिसाइल से हटना चाहते हैं और उनकी जगह पर जो एडवांस एयर टू एयर मिसाइल है उनको एक्वायर करना चाहते हैं। अब क्योंकि वो रशियन प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो उपलब्ध नहीं है, और इसका सीधा बेनिफिट अब भारत को होने वाला है। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो बहुत सारे देश जो कि रशियन प्लेटफॉर्म को ऑपरेट कर रहे हैं वो अब R-77, जो कि एक समय में अपनी रेंज और एक्यूरेसी के लिए जानी जाती थी, या यूं कह ले एक समय इसने कुछ पैरामीटर सेट किए कर दिए थे एयर टू एयर मिसाइल के, जो कि काफी बेहतरीन थे। लेकिन बीतते समय के साथ ये अपने काउंटर पार्ट्स की तुलना में कमजोर पड़ती जा रही है, और अब ये एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी बन चुकी है भारत के लिए कि भारत उन देशों के साथ संपर्क करे और अपनी अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 जैसी जो मिसाइल है इनको ऑफर करे, जो कि रशियन ओरिजिन के प्लेटफॉर्म खासकर MiG-29 और Su-30 फैमिली में यूज की जा सकती है। और अब यहाँ पर क्योंकि ये एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा संख्या में ऑपरेट किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड, तो भारत के पास जो इनको एक्सपोर्ट करने की अपॉर्चुनिटी है मिसाइल्स को, वो भी कहीं ज्यादा है। एक्सपर्ट्स की बात माने तो R-77 मिसाइल, जो कि एक समय में ट्रेल ब्लेजर थी, अब वो अपने मॉडर्न काउंटर पार्ट जैसे कि अमेरिका की AIM-120D एमरम और यूरोपियन मीटियोर से पिछड़ती नजर आ रही है। फिर चाहे आप एक्यूरेसी की बात करें या फिर रेंज की बात करें, ये जो नई डिज़ाइन है मिसाइल्स की, ये एक्सटेंडेड रेंज को भी ऑफर करती है, और इसमें जो सुपीरियर रेजिस्टेंस होता है काउंटर मेजर का, ये भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर R-77 की बात करें तो जाहिर सी बात है ये पुरानी टेक्नोलॉजी है और अब ये अपने मॉडर्न काउंटर पार्ट से कहीं ज़्यादा पिछड़ चुकी है। और इसीलिए जो नई R-77-1 है, इसमें रेंज को तो काफ़ी इम्प्रूव किया गया है, जो कि 160 किलोमीटर से ज़्यादा की है। लेकिन एक्सपर्ट्स अभी भी मानते हैं कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड गाइडेंस सिस्टम के चलते काफ़ी लिमिट हो चुकी है, और ओवरऑल जो एक्यूरेसी है कटिंग एज सिस्टम्स की, वो भी उतनी अच्छी नहीं है। एडिशनली जो रशिया स्पेसिफिक एवियोनिक्स होती है, उनकी भी अपनी एक लिमिट होती है, जो कि एक्सपोर्ट मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उनको संकुचित करती जा रही है। या अगर आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो ये जो रशियन मिसाइल सिस्टम होते हैं, इनके लिए जो रशियन स्पेसिफिक एवियोनिक्स है, इनकी जो प्रभुता है वो देखी जाती है आमतौर पे। और भारत ने क्योंकि इन मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया है इंडिजिनस, तो इसके लिए भारत को जो मिशन कंप्यूटर्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं वो भी इंडिजिनस करनी पड़ी है। लेकिन अब अगर हम किसी वेस्टर्न या हाइब्रिड एवियोनिक सिस्टम की बात करें तो इसका इंटीग्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है रशियन प्लेटफॉर्म में। इसके लिए बहुत सारे जो का कह सकते हैं स्टेप्स है उनको पूरा करना पड़ता है, और उसके बाद ये सिस्टम हमें वहाँ पर देखने को मिल सकता है। और हर देश, जाहिर सी बात है, रशिया उसको परमिशन नहीं देगा कि वो ऐसा काम करे। लेकिन अब क्योंकि वो देश R-77 से काफ़ी ज़्यादा ऊब चुके हैं या नए मिसाइल्स की तलाश में हैं, तो उनके लिए जो एक बेहतरीन ऑप्शन है ये भारत के DRDO ने तैयार करके दे दिया है, और वो है अस्त्र सीरीज की मिसाइल्स। फिर चाहे अस्त्र मार्क 1 हो या अस्त्र मार्क 2 हो, जो कि अपनी रेंज और एक्यूरेसी के लिए जानी जाती है, और ये रशियन प्लेटफॉर्म में यूज भी की जा सकती है। अब अगर हम अस्त्र मार्क 1 की बात करें तो ये 110 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है, जो कि R-77 से ज़्यादा की है। वहीं अगर हम अस्त्र मार्क 2 की बात करें तो ये 160 से 200 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज के साथ आती है, जो कि R-77-1 से भी ज़्यादा है। और ये अमेरिका की AIM-120D से सीधे कम्पीट करती है, और कई मामलों में तो ये भी देखा गया है कि ये अस्त्र मार्क 2 मिसाइल जो है, ये मौजूदा एयर टू एयर मिसाइल जो कि इस कैटेगरी की है, उनसे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव नजर आई है। और यही कारण है कि इस समय तमाम देश जो कि रशियन मिसाइल्स को रिप्लेस करना चाहते हैं वो भारत की तरफ देख रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोग्राम को लेकर आ रही है। तेजस प्रोग्राम को लेकर हम सब जानते हैं कि इंजन की वजह से जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है ये बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। लेकिन इसी बीच जो नासिक डिवीजन है उसको लेकर कुछ बड़ी खुशखबरियां सामने आ रही हैं। दरअसल एक भ्रांति बनी हुई है लोगों के मन में, जिसको सुनकर ये लगता है उन्हें कि जो तेजस का निर्माण कार्य है ये पूरी तरीके से ठप हो चुका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अभी जो एयर फ्रेम्स हैं या दूसरे पार्ट्स हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग को कभी भी बंद नहीं किया है। यहाँ पर डिले सिर्फ इंजन की वजह से हो रही है, और रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि HAL ने अभी फिलहाल कैटेगरी B इंजन से जो एयर फ्रेम है इनको टेस्ट करना शुरू किया है, और जब हमारे पास बड़ी संख्या में इंजन आ जाएंगे
तो इन कैटेगरी बी इंजन्स को उनसे रिप्लेस कर दिया जाएगा और भारतीय वायुसेना को जो नए एयरक्राफ्ट हैं वो डिलीवर किए जाने शुरू कर दिए जाएंगे। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने भी ये हिदायत दी है कि जो निर्माण कार्य है तेजस जेट्स का, ये युद्ध स्तर पर चलना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की जो कोताही है या डिले है वो अब नहीं होनी चाहिए। और एचएल ने भी आश्वासन दिया है कि कार्य कभी भी रुका नहीं था और ना ही कार्य कभी रुकेगा। जनरल इलेक्ट्रिक के साथ वो बातचीत कर रहे हैं और हाल ही में जो मीटिंग हुई थी, रिव्यू मीटिंग, उसमें यही चीज सामने आई है कि जनरल इलेक्ट्रिक 2025 के अंत तक इंजन का जो अभी निर्माण कार्य है उसको एक बार फिर से सामान्य कर लेगा, जिसका सीधा मतलब ये होगा कि भारत को 2026 से तकरीबन 24 इंजन प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर किए जाने शुरू कर दिए जाएंगे। उसके पहले इंजन की जो छुटपुट डिलीवरी है वो होती रहेगी। जनरल इलेक्ट्रिक के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए यही कहा था कि वो इस समय अपने जो सप्लाई चेन पार्टनर्स है उनके साथ चीजों को सामान्य करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कोविड-19 के बाद से जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन था वो प्रभावित हुआ था। लेकिन अब वो ऐसा कह रहे हैं कि किसी प्रकार की डिले इस प्रोग्राम में अब देखने को नहीं मिलेगी। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि जो फर्स्ट बैच है इंजन का, ये हमें 2025 की शुरुआत में ही देखने को मिल जाएगा और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से भारतीय वायुसेना को जो तेजस मार्क 1A है ये मिलने शुरू हो जाएंगे। अब रही बात प्रोडक्शन की, तो अभी बेंगलुरु की जो 2 प्रोडक्शन लाइन है इनकी सहायता से इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तकरीबन 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बना सकती है। और नासिक प्रोडक्शन लाइन को लेकर के भी एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि नासिक प्रोडक्शन लाइन का जो काम है ये पूरा हो चुका है और इसमें से जो पहला एयरक्राफ्ट है वो हमें मार्च 2025 में रोल आउट होता नजर आएगा। यानी नासिक प्रोडक्शन लाइन तेजस को बनाने के लिए न सिर्फ तैयार है, बल्कि यहाँ से जो पहले एयरक्राफ्ट का रोल आउट है वो मार्च 2025 में सुनिश्चित भी किया गया है। और उसके बाद से अगर हम टोटल नंबर्स की बात करें तो 24 से ज्यादा एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक यहाँ से बनाए जा सकेंगे। अब इस प्रोडक्शन लाइन में जाहिर सी बात है कि इसका जो उद्घाटन था ये 2023 में डिफेंस सेक्रेटरी गिरधर अरमाने सर के द्वारा किया गया था। और पहले यहाँ पर जो सुखोई 30 MKI और मिग 29 जैसे जहाज है वो बनाए जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 का जो प्रोडक्शन है वो होता नजर आएगा। साकेत चतुर्वेदी सर की बात करें, जो कि CEO हैं मिग कॉम्प्लेक्स के, जो कि HAL की एक ब्रांच है, वहां पर उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा ट्रांजिशन है नासिक फैसिलिटी का, जहां पर रशियन फाइटर्स से अब इंडिजिनस फाइटर्स का निर्माण किया जाएगा। और इससे जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है ये काफी ज्यादा बढ़ेगी और एक उचित संख्या में जो एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना को सही समय पर डिलीवर किए जा सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस मार्क 1A में बहुत सारे जो एडवांस फीचर्स और अपग्रेड्स हैं आने वाले भविष्य में वो यहाँ से ऐड भी किए जा सकेंगे। यानी जो मिड लाइफ अपग्रेड होती है या दूसरा अपग्रेडेशन प्रोग्राम है उसके लिए भी जो नासिक फैसिलिटी है ये हमेशा तैयार रहेगी और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी बड़ी बात है। खैर, भारतीय वायुसेना ने ऑलरेडी जो एयरफोर्स स्टैंडर्ड के तेजस है इनको राजस्थान के नाल एयरबेस में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है, जो कि पाकिस्तान से सटी सीमा है। और उसके बाद जब तेजस मार्क 1A आने लगेंगे तो 2025 के अंत तक जो मिग 29 है, मिग 21 है, उनको पूरी तरीके से भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि भारतीय वायुसेना को जो पहला तेजस मार्क 1A है ये कम से कम समय में मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।